आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में आप देखेंगे, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2021-22 का करेगी बजट पेश। क्या कुछ घोषणा होने की है संभावना, बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही बैंक कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, बैंक कर्मचारियों को परमानेंट करना पड़ सकता है घर से ही काम। क्या है पूरी खबर, बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही आगे बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है बड़ा ऐलान, OTT पर सरकार बनाएगी गाइडलाइन। क्या कुछ रहेगी गाइडलाइन, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है, IPL 2021 के आयोजन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। क्या है पूरी खबर, बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही आगे बात करेंगे, सरकार सभी लोगों को लगाएगी कोरोना की फ्री वैक्सीन। क्या कुछ है सरकार की घोषणा, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही PM मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में क्या कुछ आज कहा है रविवार को, इस खबर में इसकी भी करेंगे बात। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरें देखेंगे आप इस अपडेट में। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान, OTT प्लेटफॉर्म के लिए जल्द जारी की जाएगी गाइडलाइंस। जहां एक तरफ देश में OTT प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शक भरपूर मनोरंजन का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारी सरकार को यहाँ पर शिकायतें मिल रही है। सारी शिकायतों के मद्देनजर OTT प्लेटफॉर्म और उसके कंटेंट पर लगाम लगाने की तैयारी भी सरकार कर रही है। इस पर काफी समय से डिबेट चल रही है। मिर्जापुर और तांडव समेत कई सारी वेब सीरीज को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने भी अब सख्त रवैया अपनाने का फैसला ले लिया है। जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए कुछ सीरियल्स को लेकर कई सारी शिकायतें मिली है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरियल्स और प्रेस काउंसलिंग एक्ट, केबल टेलीविजन और नेटवर्क एक्ट और सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन यहाँ पर ये गाइडलाइंस के दायरे में नहीं आते हैं। हम इन पर जल्द ही कुछ नई गाइडलाइन यहाँ पर लेके आएंगे। आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई कुछ वेब सीरीज पर यूपी के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, शाजापुर समेत मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई लोगों ने यहाँ पर आपत्ति जताई थी और FIR भी यहाँ पर दर्ज कराई गई थी। भले ही इस खबर से कई सारे यहाँ पर निर्देशकों और दर्शकों को दुख पहुंचा हो, मगर जावड़ेकर सभी के लिए खुशखबरी लेकर भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से सिनेमा घरों में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए 100% लोगों को यहाँ पर सिनेमा हॉल में बैठाया जा सकता है। वहीं थिएटर मालिकों समेत दर्शकों के लिए केंद्रीय मंत्री ने ये खुशखबरी दी। तमिलनाडु में 28 फरवरी तक बड़ा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने किया है ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने रविवार को एक बयान जारी करके कहा है कि 1 फरवरी से आगामी 28 फरवरी तक लॉकडाउन की अवधि यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। इससे पहले उन्होंने 3 दिन पहले राज्य सचिवालय में जिलाधिकारियों और चिकित्सा पैनल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मंत्रियों के साथ एक बैठक आयोजित कर स्थिति की समीक्षा की थी। इन रियायतों में 8 फरवरी से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं को शुरू करना, क्लास 9वीं से क्लास 11वीं तक के स्कूलों को खोला जाना, कापूर कालिका अवधि तक पेट्रोल पंपों को खोले जाना है और मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए स्विमिंग पूल को खोले जाने इसमें शामिल है। वहीं उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की घोषणा है के अनुरूप यहाँ पर आज से यहाँ पर मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल और थिएटर लोगों के लिए यहाँ पर 100% उपस्थिति के साथ में खोला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 1 फरवरी से 50% क्षमता और अधिकतम 600 लोगों की उपस्थिति के साथ सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और शैक्षणिक गतिविधियां और सांस्कृतिक गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 दिनों में कोरोना के यहाँ पर 550 से भी कम मामले सामने आए हैं और इस समय अस्पतालों में 4,729 मरीजों का उपचार चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ले सकता है बड़ा फैसला, कर्मचारियों को परमानेंट करना पड़ सकता है घर से काम। कोरोना काल में अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रेरित कर रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। ऐसे में देश का सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस दिशा में बड़ा फैसला ले सकता है। बिजनेस टुडे में छपी एक खबर के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा पहला ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो अपने कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए यहाँ पर परमानेंट घर से काम करने की नीति पर विचार कर रहा है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी हाल में ही वीजा बैंक और देना बैंक का विलय इसमें किया गया था। बैंक ने कोविड के बाद इस रणनीति को लागू करने के सुझाव के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स फॉर्म मेकिंग एंड कंपनी को भी यहाँ पर नियुक्त किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO संजीव चड्ढा ने कहा है कि बैंक इस तरह की नीति पर विचार कर रहा है। महामारी के बाद बैंक अपने कर्मचारियों और उनके स्वास्थ्य हित
को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करने वाली है अपना बजट। इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जाएगी, साथ ही स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दी जाने की उम्मीद की जा रही है। ये एक अंतरिम बजट समेत मोदी सरकार का ये नवा बजट होने वाला है। यह बजट ऐसे समय देश में पेश किया जा रहा है जब देश कोविड-19 संकट से बाहर निकल रहा है। इसमें व्यापक रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के पर खर्च बढ़ाने और विकास योजनाओं के लिए यहाँ पर उदार आवंटन और औसत करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा डालने और विदेशी करों को आकर्षित करने के नियमों को आसान किए जाने की उम्मीद इसमें की जा रही है। वही निर्मला सीतारमण साल 2019 में अपने पहले बजट में उन्होंने यहाँ पर कई तरह के बदलाव उन्होंने बजट को उन्होंने बदल दिया था। लाल कपड़े में लिपटे बही खाते के रूप में अपने बजट दस्तावेजों को उन्होंने पेश किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ये कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा जैसा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वही अर्थशास्त्री और विशेषज्ञों का कहना है कि ये बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगी। उनका ये भी कहना है कि इस बजट को महज बही खाते अथवा लेखा जोखा या फिर पुरानी योजनाओं को नए क्लेवर में पेश करने से कुछ अलग कर यहाँ पर होना चाहिए। वैसे विशेषज्ञ चाहते हैं कि ये बजट कुछ इस तरह का हो जो भविष्य की राह दिखाए और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाए। सोच समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बेहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित हो सकता है। इसे सितंबर 2019 में पेश मनी बजट यानी सितंबर 2019 में जो मिनी बजट पेश किया गया था और 2020 में किए गए सुधार एवं संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। वही निर्मला सीतारमण के पहले बजट में पेश होने से महज 2 महीने बाद कॉर्पोरेट कर की दरों में कटौती की गई थी। अभी बड़े स्तर पर अर्थशास्त्रियों की आम राय है कि वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 7 से 8% की गिरावट आने वाली है। यदि ऐसा होता है तो ये विकासशील देशों के बीच में सबसे खराब प्रदर्शन में से एक प्रदर्शन भारत का यहाँ पर होगा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक आज से नॉन ईएमवी एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे कैश। बैंक ने बदल दिए हैं नियम। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंक ने यहाँ पर अपने एटीएम से कैश निकालने के नियमों में यहाँ पर बड़ा बदलाव किया है। आज यानी 1 फरवरी से पंजाब नेशनल बैंक ने गैर ईएमवी यानी नॉन ईएमवी एटीएम से कैश निकालने की सुविधा को यहाँ पर खत्म कर दिया है। यानी आज से पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक नॉन ईएमवी एटीएम मशीनों से कैश नहीं निकाल पाएंगे। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने लगातार बढ़ रहे एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाते हुए बैंक ने नियमों में यहाँ पर बदलाव किया है। बैंक ने आज से गैर ईएमवी यानी नॉन ईएमवी एटीएम मशीनों से पैसे निकालने की सुविधा को खत्म कर दी है। वहीं बैंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बैंक की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक आज से यानी 1 फरवरी 2021 से ग्राहक बिना ईएमवी एटीएम मशीनों से कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। वही नॉन ईएमवी एटीएम वो एटीएम मशीन होते हैं जिनमें एटीएम या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल लेनदेन के दौरान नहीं किया जाता है। इन एटीएम मशीनों में कार्ड या फिर डेटा मैग्नेटिक पट्टी के जरिए यहाँ पर पढ़ा जाता है। वही एटीएम से कैश निकालने के दौरान कार्ड कुछ सेकंडों के लिए लॉक हो जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने दिसंबर 2020 को एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव करते हुए ओटीपी को यहाँ पर अनिवार्य कर दिया था। बैंक ने 10,000 रुपये से अधिक के कैश ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर ओटीपी को अनिवार्य दिसंबर 2020 में यहाँ पर किया था। लाल किले की घटना पर पीएम मोदी बोले 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत हुआ दुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कई बड़े मुद्दों पर यहां पर रविवार को बात की। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे के अपमान की घटना का उल्लेख करते हुए इसे बहुत दुखद बताया। वही पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और निविनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय यहाँ पर दिया है। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्प को सिद्ध करना है। वही पीएम मोदी ने कहा कि भारत के हर हिस्से में, हर शहर में, हर कस्बे, हर गांव में यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी। वही भारत भूमि को हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं को जन्म लिया है जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। वही पीएम मोदी ने देश के युवाओं से
स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि मैं सभी देशवासियों और खास करके अपने युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखे, अपने इलाकों में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखे। अब जबकि भारत में अपनी आज़ादी के 75 साल मनाएगा तो आपका लेखन आज़ादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि आपकी होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट पर बोलते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है। अब वैसे ही हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। संकट के समय भारत दुनिया की सेवा इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीनों को लेकर यहाँ पर सक्षम है, आत्मनिर्भर भारत है। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो एक्टिव केसों के मामले में भारत का दुनिया में 16वां स्थान। अब तक भारत में 37 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना की वैक्सीन। भारत में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। एक्टिव केसों के मामले में अब इंडोनेशिया को पछाड़कर भारत 16वें स्थान पर आ गया है। वहीं देश में एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर 1,68,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों में भारत में 13,052 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। वही 127 लोगों की जान इस दौरान 24 घंटों में गई है। वही बीते दिन 13,965 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,46,000 के आसपास हो गई है। वहीं देश में कोरोना के कारण 1,54,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,04,23,000 लोग कोरोना को मात देकर यहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं भारत के अंदर। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आईसीएमआर के मुताबिक 30 जनवरी तक कोरोना वायरस के लिए भारत में कुल 19,65,88,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें 7.5 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। राहत की बात यह है कि देश में मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कोरोना से मृत्यु दर भारत में 1.44% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 97% है। वहीं एक्टिव केस 0.2% से भी कम भारत में बचे हैं। वहीं देश भर में अब तक 37 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया है कि शनिवार को टीकाकरण के 15वें दिन यहाँ पर 2,44,000 के आसपास लोगों को यानी स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर टीका लगाया गया था। वहीं अभी तक भारत में 37,44,000 के आसपास लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4,63,793 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। इसके बाद राजस्थान में 3,26,745 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। वहीं तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। कर्नाटक में 3,15,343 लोगों को यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया जा चुका। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।